हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। इससे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्या होता है, किस तरीके का उसमें सिलेबस होता है, कैसे कैसे जो है आपका उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बच्चे आज जो है आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी जो है आप अपने अलग अलग टेक्निकल एग्जाम्स के लिए करते हैं। आप आरआरबी एलपी की तैयारी करते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, आप आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं, और आप ही में से कुछ बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का भी जब एग्ज़ाम आता है तो उसका भी फॉर्म भरते हैं, उसका भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, किसी ने 10वीं पढ़ी है, किसी ने 10वीं के बाद में ITI किया है, किसी ने 10वीं के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा किया है, किसी ने जो है आपका 10वीं के बाद में 12th किया है, उसके बाद में डिप्लोमा किया है, या फिर उसके बाद में आपका बीटेक किया है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हमारे पास में हैं। ठीक है, हर कोई जो है हर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जो सारे एग्जाम दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो उसके अलावा और कौन से नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम है जिसको आप लोग भर सकते हैं, जिसमें आप लोग अपना आरआरबी का जो आप लोगों ने टेक्निकल एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है उस नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे आरआरबी का जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स कहिएगा इसे, कि जो पूरा का पूरा आरआरबी के जितने भी आरआरबी के पूल के अंदर जितने एग्जाम्स आते हैं ना, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो लगभग जो है आपके सेम होते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी, उनका नेचर जो है आपका एक ही प्रकार का होता है। वो बाकी एसएससी आईबीपीएस के जैसे नहीं है कि नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम आपके बिल्कुल अलग आए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है एक बेनिफिट है आपके लिए कि अगर आप आरआरबी के में किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ और एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि रेलवे के द्वारा करवाए जाते हैं और जिसमें आप भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन आप जो है आपको उन एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए भरते नहीं उन्हें। ठीक है, लेकिन जब बच्चे आप पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा जो है आप नॉन टेक की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको जब भी वो वैकेंसीज आएंगी तो उसका फायदा भी उठाना है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि रेलवे का जो एक यूनिवर्स है, ये जो आपका बिग पूल है, इसके अंदर क्या क्या वैकेंसीज आती हैं और इसमें आपकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं इनमें। ठीक है, तो पहले एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये सारे के सारे एग्जाम हैं। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे के द्वारा कौन कौन से एग्जाम करवाए जाते हैं, जैसे एक सबसे आपका जो फेवरेट है वो है आपका रेलवे जी, आरआरबी जे जिसे हम कहते हैं। एक आपका असिस्टेंट लोको पायलट का आता है, आरआरबी एएलपी से कहते हैं। एक आपका बच्चे नॉन टेक्निकल वाला एग्जाम होता है आरआरबी एनटीपीसी। तो आरआरबी एनटीपीसी में भी आपकी जो वैकेंसीज आती हैं आपकी दो प्रकार की आती हैं। एक तो बच्चे आपका 12th लेवल वाला होता है, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए आता है, और एक आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में दो टाइप होती है। उसके बाद में बच्चे आपका एक आरपीएफ होता है। आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो आरपीएफ में भी आपकी जो है दो प्रकार की वैकेंसीज आती है, एक आपका आरपीएफ एसआई आता है, एक आपका आरपीएफ कांस्टेबल आता है। और उसके बाद में एक आपका टेक्निकल एग्जाम है आरआरबी टेक्नीशियन के नाम से, और एक आपका फिर से नॉन टेक्निकल वाला एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी के नाम से। ठीक है, तो ये सारी के सारी बच्चे जो है आपके अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हैं। इनमें से एएलपी आप लोगों ने भरा होगा, टेक्नीशियन भी कुछ बच्चों ने भरा होगा, और सभी ने जो है आरआरबी जेई तो भर ही रखा है ना। तो ये जो आपके एग्जाम है, उनके अलावा जो आप बाकी एग्जाम्स देख रहे हैं बच्चे, इनमें भी जो है आप अपना किस्मत, अपनी जो लक है वो आजमा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो इन सारे एग्जाम्स में आपका जो है काम आने वाला है। ठीक है, ये है। उसके अलावा बच्चे अगर हम सबसे ज्यादा जो है हमें चीज मोटिवेट जो करती है वो है आपका पैसा, है ना। कितना जो है आप लोग कमाई करेंगे जब आप इन चीजों की तैयारी करते हैं, अपना बहुमूल्य समय देंगे, अपनी मेहनत देंगे। ठीक है, अपनी जो सबसे प्रीसियस उम्र का जो आपका पीरियड होता है, उसे अगर आप किसी तैयारी में लगा रहे हैं तो कितना जो है आपको वहाँ से पैसा मिलने वाला है। तो बच्चे ये जो है आपके जितने भी आपकी वैकेंसीज हैं, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आरआरबी जेई में जो है आपका 35,400 से लेकर के जो है आपका अलाउंसेस इसमें ऐड होकर के मिलते हैं। आरआरबी एलपी में थोड़ा सा आपका कम है, 19,000, ये आपका 35,000 है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपका 900 का जो है आपका अलाउंसेस के साथ में आरआरबी एलपी क्या है। एनटीपीसी की बात करें तो बच्चे वही 12th लेवल के लिए आपका कम रहेगा, और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आरपीएफ एसआई की बात करें तो ये भी आपका लगभग जो है आपका आरआरबी जेई की ही बराबर है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें बच्चे तो इसमें जो आपका जो ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी है उसके लगभग जो है आपका ये बराबर रहेगा, ठीक है। टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी आपका एएलपी के बराबर ही है लगभग, ठीक है। और सबसे कम जो है आपका ग्रेड पे या लेवल जो है आपका वो है लेवल 1 की जॉब ग्रुप डी का, ठीक है। तो ग्रुप डी में आपको जो है 18,000 प्लस जो है आपके अलाउंसेस, ये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग सैलरी है जब आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद में जो है आपका बच्चे बहुत सारी फैक्टर जो है काम करते हैं जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं ना। आप कौन से शहर में हैं, ठीक है, आप अपना टीए ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, रेलवे के द्वारा जो आपको मकान दिया जा रहा है उसकी सुविधा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ जो है आपकी फैक्टर्स होते हैं आपकी सैलरी बनाने में। उसके बाद में जो है आपकी सैलरी जो मिलती है वो हर शहर के बच्चे को, चाहे वो एक ही पद पे पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन उसे जो है आपका उसकी इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी उसकी बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। मतलब ये नहीं है कि अगर आरआरबी जेई बन गया है तो वो आरआरबी जेई किसी जोन में हो, किसी डिवीजन में हो, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, तो उसकी सैलरी आपकी सेम होगी। सैलरी सेम नहीं होती है बच्चे, ठीक है। पोस्टिंग की जो टाइप होती है वो भी डिपेंड करता है कि कोई बच्चा ग्राउंड पे है या फिर ऑफिस ड्यूटी उसकी लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी काम करती है, उसके बाद में जो है आपका प्रॉपर सैलरी बनती है। लेकिन जो बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, जब आप एज ए आरआरबी जेई, एज ए आरआरबी एएलपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो है आपकी पहली सैलरी होगी, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना, वो आपकी इतनी बनेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशन। अब बात करते हैं बच्चे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कि आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम है जिससे कि आप लोग भर सकते हैं अगर आप आरआरबी के किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे आरपीएफ की बात करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका पूरा नाम है। और इसमें आपकी दो प्रकार की वैकेंसीज आती है, आपकी कांस्टेबल की आती है, आपकी एसआई की आती है, ठीक है। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, लेवल 3 की जॉब है ये बच्चे, वो नहीं है, लेवल 3 की जॉब है ये, ठीक है। लेवल 3 की जॉब है, मतलब कांस्टेबल सोच करके ये मत समझना कि बहुत कम पैसा मिलने वाला है, वो वैसी जॉब है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब होती है, पैसा भी अच्छा खासा इसमें मिलता है, ठीक है। कांस्टेबल है, लेवल 3 है। एलिजिबिलिटी बच्चे इसमें क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, 10वीं के बाद में आईटीआई, डिप्लोमा कुछ नहीं देखा जाता है, बस आपका जो है 10वीं पास है और नॉलेज आपके अंदर खूब सारा होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो है आपका 18 to 28 है। उसके बाद में आरपीएफ एसआई की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि एसआई है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, लेवल 6 की आपकी ये जॉब है। एलिजिबिलिटी देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेन आपके काम का यही चीज़ है कि एलिजिबिलिटी आपको देखनी कि आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी है इसमें आपका ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन बच्चे आपका किस प्रकार का है, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने बीए भी ग्रेजुएशन में आता है, बीएससी भी ग्रेजुएशन में आता है, आपने जो बी की है वो भी आपकी ग्रेजुएशन है, बीटेक किया हुआ है तो वो भी आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपका देखेंगे ग्रेजुएट कोई भी एनी, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट, साथ में आपका बी बीटेक आ जाता है, बीएससी आ जाता है, बीकॉम आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है डिप्लोमा वाले जो बच्चे जिन्होंने 12th के बाद में डिप्लोमा किया है और डिग्री नहीं की है वो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपका बी है या फिर आपका बीटेक है और या फिर आपने डिप्लोमा के साथ में कोई और डिग्री किया, वैसे तो पहले नहीं होता था, किसी बच्चे ने अगर किया है बाद में डिप्लोमा करने के बाद में अपनी बीए की डिग्री ले ली तो उस डिग्री के भी यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो कोई भी ग्रेजुएशन होगा, चाहे वो आपका आर्ट्स का ग्रेजुएशन है, चाहे वो आपका साइंस का ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन है वो आपका यहाँ पे चलेगा और इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चे एज लिमिट इसकी भी देखें तो यह आपका नीचे शुरू होता है, मतलब थोड़ी सी मिनिमम जो आपकी एज है वो इसमें ज़्यादा है, लेकिन मैक्स जो है आपकी वो 28 ही रहेगी, ठीक है। तो 20 to 28 जो है इसमें आपकी एज है। अगली जो जॉब आती है ये है आपके रेलवे एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट इसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसे भरा भी होगा। लेवल 2 की आपकी जॉब है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी अगर आप लोग देखेंगे 10वीं, ठीक है, बेसिक आपका 10वीं है। 10वीं के बाद में जिसने आईटीआई किया होगा, आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड में होता है, ठीक है, तो 10वीं के बाद में जो है आपका आईटीआई है, या फिर और 10th के बाद में जिसने जो है डिप्लोमा किया होगा, ठीक है, और या फिर जो है आपका किसी ने बी किया है और बीटेक किया है। मतलब ये देखिए बच्चे, अगर बी किया है और बीटेक किया है तो अभी तक जो है आप आरपीएफ का कांस्टेबल भी भर सकते हैं, आप आरपीएफ का एसआई भी भर सकते हैं, आप आरपीएफ का आप जो है रेलवे का एएलपी भी भर सकते हैं। तो बी बीटेक वालों के लिए अभी तक जो 3 मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं वो तीनों ही आपकी भर सकते हैं, ठीक है, बी और बीटेक वाले बच्चे। तो इसमें आपका बी बीटेक भी भर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है उनके पास में हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये आपका आराम से भर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10वीं के बाद में आईटीआई होता है, या फिर 10वीं के
के साथ में जिसने डिप्लोमा किया है वो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 30 जो है इसकी होती है। उसके अलावा इसमें जो है आपका ये मेडिकल वाली पोस्ट है और बहुत बेहतरीन लेवल का इसमें जो है आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकली आपको फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे इसमें। ठीक है, मेडिकल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती यहाँ पे। आंखों का अच्छा होना, हर प्रकार से अच्छा होना, ये नहीं कि बस आपको दूर का नज़दीक नहीं दिखता है वो अच्छा होना है। बच्चे आंखों में बहुत सारी जो है आपकी विकृतियाँ होती है, बहुत सारी जो है आपकी परेशानियाँ होती है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे चेक की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का जो है आपका A1 लेवल का जो है आपका यहाँ पे मेडिकल होता है। तो एक मेडिकली फिट जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए आपकी बहुत बेहतर जॉब है बच्चे। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। अगला है आपका RRB JEE का। RRB JEE जैसे कि आप लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं, जिसकी तैयारी में लेवल 7 की जॉब है और इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका डिप्लोमा या फिर जो है आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर आपका B.Tech। ठीक है, एज लिमिट जो है आपकी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, 18 से 36 रहेगी, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है क्योंकि वैकेंसीज ही आपके 4-4 साल में आती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका RRB JEE। हालांकि अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि वैकेंसीज आपके हर साल आएगी। अब देखते हैं कि उनका कहना कितना ज़्यादा सच होता है, एक साल में पता लग जाएगा। ठीक है, जुमला था ये, सच्चाई थी। तो फिलहाल ये याद रखिएगा, RRB JEE जो है आपका लेवल 7 की जॉब है। डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और B.Tech वाले भी कर सकते हैं। एज लिमिट जो है आपका 18 से 36 है। उसके बाद में आपकी जॉब आती है जिसके बारे में आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप लोग जो है सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं RRB JEE के बाद में। ये है आपका RRB NTPC, है ना। NTPC की जब वैकेंसीज आती हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बल्क में वैकेंसीज आती हैं। आप सोचते हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, क्यों नहीं भरना चाहिए हमें इसे, या फिर हमें भी इसे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो RRB JEE की तैयारी करते हैं, RRB NTPC भी करते हैं और दोनों ही जगह जो है वो आपके क्वालिफाई भी कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चे, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके आगे यही प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी कि क्या दोनों की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक साथ में। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि NTPC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, अब इस पूरी कैटेगरी में जो है आपके बहुत सारे बच्चे क्या आती हैं, पोस्ट आती हैं। ठीक है, एक रेलवे को चलाने के लिए जो हमारा इंडियन रेलवे है ना, आपको इसके बारे में पता होगा कि इंडियन रेलवे पूरी दुनिया का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवाता है ना। क्योंकि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, नॉन टेक्निकल काम भी होते हैं, टेक्निकल काम भी होती हैं, टेक्निकल पोस्ट भी होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती है। नॉन टेक्निकल में भी आपकी जो वैरायटी होती है वो अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है बच्चे, है ना। स्टेशन में अगर आप लोग देखेंगे जहाँ से टिकट आप लोग देते हैं, टिकट काउंटर होता है ना। उसके बाद में जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पे जो है आपका एक लोको पायलट है, वहाँ पे आपका एक TT है। तो बहुत सारी जो है आपकी यहाँ पे पोस्ट होती हैं। ठीक है, जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं रेलवे के, तो वहाँ पे भी आपके जो है, जैसे आपका बाकी डिपार्टमेंट में आपका पूरा कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे भी जो है आपका ऑफिस ड्यूटी वाली भी आपकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो मतलब पोस्ट की यहाँ पे, नॉन टेक्निकल पोस्ट की यहाँ पे भरमार है, अलग अलग पर। स्टेशन मास्टर भी आपका जो है NTPC से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो जैसे रेलवे JEE में बच्चे आपका क्या है कि JEE बनना है आपको, है ना। चाहे आप सिविल का बने, मैकेनिकल का बने, मैकेनिकल में भी आपकी जो है अलग अलग प्रकार की JEE है, लेकिन बनना आपको जूनियर इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ पे जो है आपके हर प्रकार की, हर लेवल की जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे वैकेंसी जब आती है तो बहुत बल्क में आती हैं। ठीक है, तो NTPC का जो अभी आपका एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसी के बाद में जो है आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि NTPC क्या होता है, क्या इसका हम एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो NTPC के बारे में जब मैं बता दूं कि कैटेगरीज है, इसका मतलब कि बहुत सारी पोस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। NTPC में आपकी दो प्रकार की वैकेंसीज आएगी, एक आपका ग्रेजुएट लेवल का आएगा, एक आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का आएगा। तो अंडर ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 12th पास है। ठीक है, 12वीं पास, 12th पास ओनली। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसका जो लेवल 2 और 3 की इसमें आपकी पोस्टें होंगी, कुछ लेवल 2 की होंगी, कुछ आपकी लेवल 3 की होंगी। एज की अगर हम बात करें 18 से 33 साल के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं और आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें बच्चे तो लेवल 5 और लेवल 6 की, दो लेवल की यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने के मिलेंगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएट है, यानी कि आपने कोई ना कोई ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, एनी स्ट्रीम का मतलब है जो आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, जो आपके साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस आपकी अगर बात करें बच्चे तो आपने जो है आपका B किया हुआ है, B.Tech किया हुआ है तो आप लोग इसे भर सकते हैं। 12th तो किया ही होगा तो ये भी आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, बाकी B.Com BSc सारी की सारी जो स्ट्रीम है जो ह्यूमैनिटीज के अलावा है वो सारी के सारे यहाँ पे आपके एलिजिबल होते हैं, सभी बच्चे जो है इनको भरते हैं। उसके बाद इसके एज लिमिट की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इसकी जो अपर लिमिट है वो ज़्यादा है, 18 से 36 जो इसमें आपका टाइम दिया
जाता है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे आपका 36 दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप इस कॉम्पिटिशन में कूदेंगे ना, आपको ज़रूरी नहीं कि अपने ही आयु वर्ग के बच्चे के साथ में आपका कंपटीशन हो। ठीक है, जब बच्चे प्राइवेट में, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन तो कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है इन प्रकार के जो एग्ज़ाम आते हैं ना 4-4 साल में, इनकी तैयारियां करते रहते हैं। तो आप जब compete कर रहे होंगे तो अपने आयु वर्ग के अलावा जो है अपने से 5 साल ऊपर का जो आयु वर्ग है उस बच्चे के साथ भी आप compete कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे अपर एज लिमिट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाली में थोड़ी ज़्यादा है, 36 है इसमें, और इसमें आपका 33 है। तो ये हो गया आपका एनटीपीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि क्या हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आपने 12वीं पास की तो आप भर सकते हैं, आपने कोई ये बी किया हुआ है, आपने जो है बीटेक किया हुआ है, तो तभी भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है बच्चे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 12th के बाद में सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, फिर जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस वाली के लिए तो आप होंगे। 12th के बाद में डिप्लोमा किया तो 12th बेसिस पे ये वाला तो भर ही सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से है आपका। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये यही डाउट था कि डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो बेसिकली बच्चे क्या है कि डिप्लोमा के लिए कोई अलग से पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा को साइड करके आपको देखना है। 12th किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, 12th के बाद में अगर बीटेक किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएट हैं तो भर सकते हैं, 12th पास है तब भर सकते हैं। एनटीपीसी में दोनों ही प्रकार की आपकी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका एनटीपीसी के बाद में बच्चे आपका टेक्नीशियन है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सबसे पॉपुलर इसमें होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे आपका 12वीं के साथ में जो है आपका पीसीएम। ठीक है, 12वीं जिन बच्चों ने पीसीएम से किए हैं उन बच्चों के लिए आपका यह है एज जो इसमें आपका 18 से 33 है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 में जो आपका जो सिग्नल वाली पोस्ट होती है, इसमें आपका बीएससी है विद मेंशन सब्जेक्ट, मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट होंगे ना वो आपके मेंशन होंगे, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, इस तरीके से। ठीक है, डिप्लोमा भी वाले भी भर सकते हैं इसे, और इसमें जो है आपका बीटेक वाले भी भर सकते हैं, जो कि इसमें आपका स्ट्रीम मेंशन किया रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी जो एज है ओवियस ही बात है, अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें जो आपकी एज है वो 18 से लेकर के 36 तक की है, बड़ी है ना। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, ये आपका स्ट्रीम वाइज है बच्चे। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो आईटीआई वालों के लिए आता है वो आपका ये वाला है। 10वीं के बाद में जो आपका आईटीआई है, आईटीआई में भी आपका क्या है कि कौन सा स्ट्रीम है उस पर आपका डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये वाली जो है आपका आईटीआई वालों के लिए है, ये वाला जो है आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और ये वाले जो है आपका वो 12वीं जो उन्होंने की साइंस से 12वीं किया हुआ है उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग फिट हो रहे होंगे, है ना, ये वाला। क्योंकि आईटीआई वाले भी हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कि 10वीं के बाद में आईटीआई किया था या 12th के बाद में आईटीआई किया था, तो आईटीआई वाला भी जो आपका ये भर सकता है। इसमें आपका डिप्लोमा वाले भर सकता है, बी वाला भर सकता है, बीटेक वाला भी भर सकता है, और ये वाला तो आपका बच्चे 12th पीसीएम है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा अगर आपने किया है, तो उससे पहले 12th में आपका साइंस से बैकग्राउंड रहा होगा, है ना, तो पीसीएम अगर था तो उसमें जो है आपका आप एलिजिबल हैं ग्रेड 3 के लिए, SNT वाले के लिए। उसके बाद में बच्चे रेलवे ग्रुप डी, ये भी एक बहुत बड़ा जैसे यूनिवर्स टाइप का है, इसकी भी बहुत इंतज़ार करते हैं बच्चे ना। बहुत सारे बच्चे जो है इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं, बहुत लग करके मेहनत भी करते हैं इसके लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए बच्चे एलिजिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। ठीक है, या फिर 10वीं पास पे आपका आईटीआई। अब इसमें क्या है, जब आपकी वैकेंसीज आती हैं तो 60% वैकेंसीज जो ग्रुप डी की आती हैं वो 10वीं के साथ में आईटीआई वालों की आती हैं। ठीक है, 10वीं के साथ में आईटीआई वालों की, बाकी जो आपकी 40% की वैकेंसीज होती हैं वो आपकी आती है सिर्फ और सिर्फ 10th पास वालों के लिए। ठीक है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या है बच्चे, 18 से 34 जो इसमें एज लिमिट है। और जो मतलब ये जितना भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ ना, आरआरबी जे को छोड़ करके, एएलपी को छोड़ करके, अभी तो ग्रुप डी आया नहीं है, मतलब जो नया वाला आएगा तो उसमें जो है आपका ये जो एज बताई जा रही है 18 से 34, ये आपका पिछली जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी जो है एलिजिबिलिटी है, योग्यताएं हैं। अब आप देख लीजिए कि आप जो है कौन कौन से सांचे में फिट होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, और आप इसमें से कौन कौन सी वैकेंसीज में फिट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसके लिए आरआरबी की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, है ना। आप कहीं ना कहीं आपने 10वीं किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है, 12वीं के बाद में डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, ठीक है, 10वीं के बाद में आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, 12वीं आपने साइंस से की हुई, तो हर प्रकार के बच्चा जो साइंस बेसिकली जो है आपको टेक्निकल ग्राउंड के बच्चे हैं ना, टेक्निकल ग्राउंड के बच्चे जो है आपका साइंस वाले ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो 12th पीसीएम भी है, 12th के बाद में डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज हैं, 12th के बाद में बीटेक के लिए वैकेंसीज हैं, तो मतलब लगभग हर प्रकार का बच्चा यहाँ पे
बेनिफिट हो रहा होगा किसी न किसी वैकेंसीज में। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चे कि जब आप इन एग्जाम्स का सिलेबस देखेंगे या फिर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, एक टेक्निकल एनटीपीसी ले लीजिए और एक आपका आरआरबी जेईई का पेपर ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन कई बार जो है आपका सेम टू सेम रिपीट भी होते हैं, और जो आपका लेवल होता है बच्चे, नेचर जो होता है ना क्वेश्चन का, वो आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए के जैसे आपका आरआरबी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दे दे, ठीक है। उसके बाद ये आपका अदर स्पेसिफाइड रेलवे एग्जाम से जब आप आरआरबी जेईई का आप लोगों ने भरा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये सीएस वाला जो आता है, केमिकल सुपरवाइजर वाला आता है, ठीक है, रिसर्च मेट्रोलॉजिकल रिसर्च वाला आता है, ठीक है, पैरामेडिकल एग्जाम होता है आपका। तो ये जो है आपका अलग अलग प्रकार के हैं, हालांकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताई है बच्चे, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका जेईई हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में जो है आपकी ये पोस्टें आती हैं। ये पीएसयू के जैसे नहीं है, एसएससी जेईई के जैसे नहीं है कि जिसमें आपकी 4-12 पोस्टें आ रही हैं ना, तो बहुत सारी पोस्टें इसमें आती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इनमें से किसी एक एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर देंगे आप लोग, तो आप जो है आरआरबी के किसी भी एग्जाम में अपेयर होने लायक है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप लोग अपेयर हो सकते हैं, और अगर आपने ढंग से मेहनत करी है तो किसी भी आरआरबी के एग्जाम को आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं कि ऑप्शंस सिर्फ आपके पास में एक नहीं है, सिर्फ आरआरबी एएलपी नहीं है, सिर्फ आरआरबी जेईई नहीं है, ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे हैं। बस आपको देखना है कि मैंने जो अपना नॉलेज गेन किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कहाँ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका आरआरबी का पूरा यूनिवर्स। इतनी सारी वैकेंसीज आपके सामने है, इतनी सारी ऑप्शंस आपके सामने है। अब आपको देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है एक ही जो है गोल लेकर के चलते हैं कि आरआरबी जेईई, वो बच्चे बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन प्लान बी भी आपके पास में होना चाहिए, और तब ज़्यादा आपके पास में होना चाहिए जब आपके पास में ऑलरेडी वो नॉलेज है, आप लोगों ने ऑलरेडी उससे ज़्यादा की मेहनत की हुई है, उससे अच्छा नॉन टेक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उसके लिए जो है आपका बच्चे क्या है कि एक थोड़ा सा बेनिफिट है, आपको लेना चाहिए। इस तरीके की जो चांसेस आपको दिए जाते हैं उनका फ़ायदा उठाने चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप लोग जैसे 12th लेवल का, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल तो दे सकते हैं ना, है ना, वहाँ पे सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा। और आप आरआरबी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरआरबी के ही पढ़ रहे हैं आप लोग सब कुछ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आरआरबी के भीतर ही अगर आप लोग कुछ और ऑप्शंस अपने लिए तैयार करके रखें या बैकअप के रूप में जो है आपका करके रखें, तो बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो ये बच्चे आपका है। उसके अलावा मैं आपको सिलेबस बताऊंगी इनका कि किस तरीके से आपका सिलेबस है बच्चे। सबसे पहले तो आपका ये आरआरबी जेईई है, CBT 1 CBT 2 जिसमें आपका होता है, ठीक है। इसका सिलेबस तो खैर बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सिलेबस को छोड़ करके जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका मैं आपको बताती हूँ पैटर्न था। इससे पहले अगर मैं बच्चे आपको बताऊंगी तो ये आपके सिलेबस हैं, ठीक है। ये CBT 1 का है, आरआरबी एएलपी का, लगभग हर आरआरबी के एग्ज़ाम का जिनमें CBT 1 CBT 2 होता है, तो CBT 1 जो ये CBT 1 जिसे हम कहते हैं ना बच्चे, ये आपका 101% सेम है, ठीक है। किसी भी आरआरबी एग्जाम का CBT और CBT 1, नॉन टेक्निकल में भी आपका CBT 1 CBT 2 होता है ना एनटीपीसी में, ठीक है। SI में नहीं होता है, आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं होता है, तो उनका जो पहला पेपर ही है वही आपका इकलौता पेपर है। ग्रुप डी में भी आपका वही है, पहला पेपर है वही आपका इकलौता पेपर है। तो हर एक आरआरबी का जो CBT 1 का पोर्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर है बच्चे, ठीक है। बल्कि कहिए कि उसमें कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं है, कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा सिमिलर जो है आपका ये CBT 1 वाला एग्जाम है, ठीक है। आरआरबी एएलपी का जो है आपका सारा का सारा पैटर्न लिखा हुआ है। इसमें आपके जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मैथमेटिकल्स, ये रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे CBT 2 आरआरबी का, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, बस CBT 1 CBT 2 में क्या होता है, कई बार टाइम के साथ में वो छेड़छाड़ करते हैं और कई बार जो है आपका कुछ एक पोर्शन हटा देते हैं। जैसे कि आरआरबी जेईई में क्या हुआ है कि मैथ्स रीजनिंग हटा दिया CBT 2 से, CBT 1 में मैथ्स रीजनिंग आता है, CBT 2 में मैथ्स रीजनिंग नहीं आता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जो CBT 1 है किसी भी आरआरबी के एग्जाम्स का बच्चे, वो आपका 101% क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेम है। और उनका आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो सिलेबस भी आपका बहुत ज़्यादा सेम है, ठीक है। और सिलेबस से ज़्यादा तो हमें जो है इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें देखने होते PYQ। तो पेपर उठा करके देखिए, अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी करें तो एनटीपीसी का पेपर बच्चे क्लियर उठा करके सॉल्व करके देखिएगा। आपका जो है अभी इसी तैयारी में जो है आपका वो 60 to 70% पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी और मेहनत करने में क्या जाता है ना। तो वही बात है कि एनटीपीसी जब आएगा तो उसे
भरना ज़रूरी है। या फिर आप ग्रुप डी, अगर जो ITA वाले बच्चे हैं, अगर आप ग्रुप डी भरना चाहते हो तो ग्रुप डी भरिए, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप सोचेंगे कि वो नॉन टेक्निकल। हम बाकी सारे एग्जाम में बच्चे हम कभी नहीं कहते हैं, मैं आपको SSC में कभी नहीं कहती हूँ कि SSC जो है, अगर आप SSC JEE की तैयारी करें तो CHSL या फिर CGL जा करके दीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि वहाँ पे जो है आपको नॉन टेक्निकल में आपको बहुत बुरी तरीके से लगना होता है, आपको पूरा का पूरा टेक्निकल छोड़ करके जो है आपको नॉन टेक्निकल के पीछे लगना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे उल्टा है। यहाँ पे ना आपका जो RRB NTPC है या RRB जो ग्रुप डी है, वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है ना, उससे ज़्यादा आप RRB JEE के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपना परसेंटेज देखिए, ठीक है। वहाँ पे 40 मार्क्स में जो है आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे आप 30 नंबर का साइंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप जो है 15-15, 30 नंबर की जो है आप ये GS के लिए अलग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप कंप्यूटर अलग से पढ़ रहे हैं, आप इन्वायरमेंट अलग से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है आपको, ठीक है। जबकि SSC की जो आपकी एग्जाम है वहाँ पे आप कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है, वहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल वाले में नॉन टेक ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जबकि टेक्निकल वाले में आपको नॉन टेक कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी सारी बोर्ड में और RRB में, ठीक है। RRB में बच्चे आपको मौका नहीं चुकना है। ये बच्चे सारे के सारे सिलेबस मैंने आपके लिए हैं लगाए हुए हैं यहाँ पे, और सारी की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनके, ठीक है। ये टेक्नीशियन का है, ये आपका RPF कांस्टेबल का है। कांस्टेबल में आप लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें, कुछ भी आपका जो है छूटता नहीं है। ये SI का है, ठीक है। ये आपका ग्रुप डी का है, ये आपका ग्रुप डी का है। तो इस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इनसे इनके सिलेबस मैंने लिए हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के जो है मैच करके देख सकते हैं। कोई ना टॉपिक इधर उधर होगा, कोई ना टॉपिक आपका कम ज़्यादा होगा, ठीक है। आप मैच करिएगा, एक टेक्निकल, एक आपका नॉन टेक्निकल वाला, उन दोनों के सिलेबस को देखिएगा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप RRB की तैयारी कर रहे हैं JEE की, आप NTPC का कोई PYQ सॉल्व करके देखिए बच्चे, 60 to 70% वहाँ से सॉल्व हो जाना है, ठीक है। वो अलग बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक नॉन टेक को हाथ नहीं लगाया, RRB की तैयारी कर रहे हैं आप, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा बच्चे, ऐसे में तो JEE भी नहीं निकलेगा आपका, है ना। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक जो है यहाँ पे बैकबोन है। अगर वो नहीं कर रहे हैं आप तो CBT1 तो वैसे नहीं निकलने वाला है ना। RRB का JEE का जो CBT1 है वो आपका कंप्लीट नॉन टेक पेपर है, कंप्लीट नॉन टेक पेपर है ना। CBT2 के लिए आपको थोड़ा सा रीजनिंग मैथ को साइड रखते हुए आपको साइंस पे फोकस करना है। आपको 2 नए सब्जेक्ट कंप्यूटर और आपका ये इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो नॉन टेक आप यहाँ पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बजाय कि जब आप RRB NTPC की तैयारी करेंगे वहाँ पे नॉन टेक जो है आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपका बेनिफिट ये होता है कि CBT2 में आपकी बैक के लिए आपका टेक्निकल पोर्शन है, लेकिन CBT1 तो आपको नॉन टेक ही क्लियर करवाने वाला है ना। तो इसीलिए बच्चे जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, और ये मत सोचिए बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं कि RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक नॉन टेक को हाथ नहीं लगाया है, अभी तक पता नहीं कि नॉन टेक पढ़ा कैसे जाता है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। CBT1 सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन टेक्निकल पेपर है, अच्छे से उस पर फोकस कीजिए, अच्छे से उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा सिलेबस दिया हुआ है वैसा ही आपका जो है प्रश्न पत्र आता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, SSC के जैसे जो है आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सभी के लिए आपके होते हैं, ठीक है। तो जनरल सिलेबस आपका है, जनरल जो आपकी ईजी टू मॉडरेट पेपर आपका बनता है, बहुत सारे शिफ्ट में होता है, इसीलिए टफ पेपर आपका बहुत कम शिफ्ट में बनता है, अधिकतर में जो है आपका आसान ही पेपर बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रीजनिंग को, मैथ्स को, आपका GK GS को, साइंस को, इन चीज़ों को छोड़ने के बच्चे बिल्कुल गलती मत करिएगा। CBT1 जो है आपका पूरी तरीके से इन्हीं के कंधों पे टिका हुआ है और इनको आप लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पे थोड़ा सा अपना फोकस बनाइए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आपको बाकी सारे PSU के एग्जाम भी देते हैं, SSC की भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन बनाइए कि 50% जो है अगर मैं टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो 40% तो कम से कम ये नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना है ना अपना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका प्रिपरेशन करिए, और जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ क्या आप नॉन टेक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस को एक बार उनकी आजमाइश करने में फिर आपको पीछे नहीं हटना है बच्चे। NTPC का आता है तो उसे भरना है, ग्रुप डी का आता है तो उसे भी भरना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है और बहुत बेनिफिशियल आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके, मेक इट ईजी के साथ में जुड़ करके अगर RRB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खास करके CBT1 की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड 1 का जो आपका प्रिपरेशन होता है ना, उसमें आपका पूरा नॉन टेक्निकल आता है, तो आप जो है हमसे जुड़ करके आप जाइएगा। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे बच्चे आपका ये फाउंडेशन लाइव कोर्स है,
ठीक है। लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है ये। कुछ सिलेबस खत्म हो चुका है, वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो आपकी लाइव क्लासेस है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाउंडेशन कोर्स है, और ये आपका कोर्स है जो आरआरबी के हर एग्जाम में, आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं, जितने मैंने आपको बताए बच्चे, इसमें जिसमें एक ही एग्जाम होगा या फिर जिसमें CBT 1 CBT 2 होगा, तो CBT 1 सभी के लिए आपका सेम होता है और सभी के लिए जो है आपका एक रामबाण के जैसा काम करेगा ये फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो आरआरबी के लिए जो है आपका पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक कोर्स है। आप लोग चाहे तो आरआरबी की किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरिए, लेकिन बच्चे आपको जो है कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपका जो है ये कंप्लीट नॉन टेक्निकल वाला, और ये बच्चे पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपका आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो आपका ये रीजनल रेलवे बोर्ड जो आपका है आरआरबी है, इसके लिए जो है आपका ये पूरी तरीके से डेडिकेट है। और नॉन टेक्निकल आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। आपको साइंस मिलेगी, आपको जो है जनरल अवेयरनेस मिलेगी, आपको रीजनिंग मिलेगी, आपको मैथ्स मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक जो आपके 4 स्तंभ हैं नॉन टेक के, वो चारों के चारों जो है आपके यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने की पूरी संभावना है, पूरी जो है कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, लाइव फॉर्म में भी है, तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेकिडिजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, एक बार जाइएगा जरूर, एक बार जरूर से जो है विजिट करिएगा। उसके अलावा जो है डेमो क्लासेस आपके हर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, तो डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद में जो है डिसाइड करिए, ठीक है। लेकिन एक बार बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है उसके भीतर जाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और बेहतर सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।